नमस्कार, मैं हूं बायो वाला जेपी। आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास। दोस्तों, यूट्यूब पर आप लोगों का बड़ा प्यार दुलार मिलता है और आप लोग हमारी यूट्यूब से जुड़े और आपको जो है बायोलॉजी की पूरी क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से मिलेगी। अभी क्लास 12th की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही हैं, जो कि बायोलॉजी वाले जेपी पर जाकर के वहाँ पर प्ले स्टोर में आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो है शुक्राणु, और हम पूरा पढ़ेंगे शुक्राणु क्या है, शुक्राणु की संरचना क्या है। अभी आपने देखा था, इसके पहले वाली वीडियोस में आपने देखा था कि किस तरीके से जननी कोशिकाएं विभाजित होकर के पहले उसमें समसूत्री विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, फिर उसका वृद्धि फेज आता है, वृद्धि फेज के बाद उसका परिपक्वन फेज आता है, और लास्ट में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक सेल से 4 सेल जो है वृद्धि फेज में बने हैं, और वही 4 सेल आगे वही आगे चल के आपने देखा था शुक्राणुओं का निर्माण किया था। तो आज हम, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण हुआ है और हम पढ़ भी रहे थे शुक्रजनन, हमारा टॉपिक भी था शुक्रजनन, और शुक्रजनन में हमने कहा था शुक्रजनन उसे कहते हैं जहां पर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और आपने देखा कि इस शुक्राणु के निर्माण में या शुक्राणु बनने की प्रक्रिया में 2 तरीके से पूरा हुआ था। एक को हमने पढ़ा था पूर्व शुक्राणु निर्माण करके, पूर्व शुक्राणु निर्माण। पूर्व शुक्राणु निर्माण में आपने फांडे देखा था, वृद्धि फेज की अवस्था में आपने देखा था, वृद्धि फेज की अवस्था में जो आपकी जननी कोशिकाएं थी, जो आपका जो वृषण में जननी कोशिका था, उस जननी कोशिका से फाइनली उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, और फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ, और फाइनली आपने देखा था 4 तरीके के सेल, एक सेल डिवाइड होकर के 4 सेलों में विभक्त हुआ था। इन चारों सेल को नाम दिया था आप पूर्व शुक्राणु। आपने इसको नाम दिया था पूर्व शुक्राणुजन, और लास्ट में आपने फाइनली देखा होगा यही पूर्व शुक्राणुजन अपने, क्योंकि एनर्जी लंबे समय तक बने रहने के लिए ये अपने पास एनर्जेटिक पदार्थों को एकत्रित करके अपने साइज को बढ़ा लेता है, और धीरे धीरे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा अन्य कोशिकांग विकसित होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे यही कोशिकाएं किसमें बदल जाती हैं, शुक्राणु में क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ये जो आपका यहाँ की यहाँ फेज है, इसे हम एक दूसरे फेज में पढ़ा करते हैं, उसे कहा जाता है पूर्व शुक्राणु का शुक्राणु में रूपांतरण। ठीक है, आपने इसे 2 फेज में देख करके देखा था। पूर्व शुक्राणु का निर्माण मतलब बिफोर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जितने भी प्रोसेस हैं
और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये आपके इस तरीके से दो फेज हुए हैं। ठीक है, आज फाइनली हम पढ़ेंगे इस फेज में, पूर्व शुक्राणु के रूपांतरण वाले फेज में आपने देखा था फाइनली आपका जो शुक्राणु है वो बन चुका है, जो स्पर्म है वो क्या हो चुका है, बन चुका है फाइनली। ठीक है, फाइनली आपका स्पर्म बन चुका है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों वो क्या होगा, स्पर्म होगा, शुक्राणु होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकॉल हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के रिकॉल भी समझ में आई होगी, क्योंकि अगर पिछली क्लास आपको समझ में आई होगी तो आप इसे समझ जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने बताया कि हमारे प्ले स्टोर में हमारी जो भी वीडियोज है, लगभग 12-13 वीडियोज हैं, आप वहां से जाकर के 1 बाय 1 सीक्वेंस के रूप में देख सकते हैं। और हाँ, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, आप कलम और कॉपी लेके बैठेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट उसे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपका टॉपिक होगा शुक्राणु क्या है, हम सारी चीज देखेंगे। टॉपिक का नाम है शुक्राणु की संरचना, लेकिन हम डायरेक्ट संरचना के बारे में नहीं चलेंगे, उसके थोड़े से आउटलाइन को देखेंगे। उसके थोड़ा से हम आउटलाइन को देखेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि शुक्राणु होता क्या है, क्योंकि आपने शुक्राणु के बनने की प्रोसेस को देख चुका है। तो अब हमको पढ़ना है शुक्राणु होता क्या है, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कौन से भाग का क्या फंक्शन है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर वही थोड़ा से हम आपको बताएंगे कि शुक्राणु का वो सिरा जो अंडाणु के साथ अंडाणु को भेदता है या अंडाणु में घुसता है, क्या उसके पास ऐसी चीजें होती हैं जिनकी सहायता से वो अंडाणु को पेनिट्रेट करके घुस जाता है उसके अंदर, तो अलग बात है। ठीक है ना, आप अभी पहले पढ़ेंगे शुक्राणु हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात, शुक्राणु हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। शुक्राणु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता पड़ती है। तो जो शुक्राणु होता है वो कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी से उसका हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये एक धागे जैसी संरचना है। कैसी संरचना है, धागे नुमा संरचना है। ठीक है, और कैसा है, ये धागे नुमा संरचना तो है ही है, साथ में ये आपका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी करो। ठीक है, ये एक धागे नुमा संरचना है और पतला होता है। कैसा होता है, पतला होता है। और इसकी जो साइज होती है वो नियर अबाउट अलग अलग दिया है, तो हम मान लेते हैं 60 माइक्रोन मीटर से 70 माइक्रोन मीटर के आसपास इसकी साइज होती है। ठीक है, कहां से कहां तक, 60 माइक्रोन मीटर से 70 माइक्रोन मीटर के आसपास इसकी क्या होती है, साइज होती है, आकार होती है। ठीक है, थोड़ा से लिखेंगे, लिखेंगे सूक्ष्म, लिखेंगे शुक्राणु, शुक्राणु सूक्ष्म, सूक्ष्म धागेनुमा, सूक्ष्म धागेनुमा कामा पतला, पतला तथा 60 माइक्रोन मीटर से 70 माइक्रोन मीटर वाली, 60 माइक्रोन मीटर से 70 माइक्रोन मीटर वाली संरचना होती है, संरचना होती है।
क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसके संरचना को देखते हैं, देन आफ्टर हम इसके भाग को डिवाइड करते हैं। लिखेंगे आप, शुक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 सीड्स। नंबर 1 सीड्स, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। इसे कहते हैं हेड, इसे कहते हैं नेक रीजन, इसे कहते हैं मिडल बॉडी या मिडल रीजन, और इसे कहते हैं टेल। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं, सारे पार्ट्स को पढ़ लेते हैं, फिर वन बाय वन हम क्या करेंगे, डायग्राम से देखेंगे। तो आपका टॉपिक होगा शीर्ष भाग, जिसे कहते हैं हेड रीजन। हाँ, ठीक है। तो आइए देखिए, हमने कहा कि सपोज अगर हम कुछ समय के लिए मान लें, दिख रहा है ना जी, अगर कुछ समय के लिए मान लें ये एक छोटा से हमारी जो संरचना है, ये किसकी संरचना है? ये संरचना है, मान लेते हैं शुक्राणु की एक संरचना हम बना रहे हैं। ये यहां से यहां तक का भाग, ये ऊपर वाला भाग जो पिंड जैसा दिख रहा है, उसे हम क्या नाम देते हैं? शीर्ष भाग देते हैं। ठीक है, समझ में बात आई? किसे शीर्ष भाग हमने कहा? हमने जो पिंड जैसा दिख रहा है वो कौन सा भाग है? शीर्ष वाला भाग है। तो अगर हम लिखें कि यह, अगर हम कहें कि जो क्रोमोसोम में, जो गुणसूत्र में आपका, सॉरी, जो शुक्राणु में आपका ये शीर्ष वाला भाग है, वो सबसे आगे की तरफ होता है। सही लिखा हूं मैंने? सही लिखा हूं कि जो हेड रीजन है वो शुक्राणु का सबसे अग्र भाग होता है, नहीं यही तो पहला पॉइंट क्या होगा कि यह शुक्राणु का अग्र भाग होता है। ठीक है, दूसरा बात, इसकी साइज कैसी है? टोपी जैसा। कैसा है? आप इसे देखेंगे, ये है टोपी इसका, ये है इसका टोपी। तो आगे वाला भाग कैसा है? टोपी जैसा है। नीचे, टोपी के नीचे वाला भाग कैसा है? टोपी के नीचे वाला भाग कैसा है? पिंड की तरफ है। भाई ये कैसा है? इसे कहा जाता है अग्रपिंडक। अंग्रेजी में कहते हैं इसे एक्रोसोम। ठीक है, तो शीर्ष वाले भाग में लिखेंगे कि यह शुक्राणु का सबसे अग्र भाग होता है
यह शुक्राणु का सबसे अग्रभाग होता है, जिसमें अगुणित केंद्रक पाया जाता है। अगुणित केंद्रक, जिसमें अगुणित केंद्रक पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? अगुणित केंद्रक। हाँ, लिखेंगे। इसके अग्रभाग पर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है। एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे कहते हैं एक्रोसोम, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। देखो बच्चों, हम आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं छोड़ेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। हम हर वो चीजें बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से या आगे अगर किसी भी परीक्षा में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हो उसमें जरूर आए। तो हमने कहा कि आगे तरफ एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? अग्रपिंडक कहा जाता है। ठीक है, उसे और क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ध्यान रखें बच्चों, ये जो एक्रोसोम वाला भाग है, अगर आपसे पूछे कि बताइए शुक्राणु में एक्रोसोम कहां पाया जाता है, तो बताएंगे कि शुक्राणु में एक्रोसोम उसके शीर्ष भाग पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उसके शीर्ष भाग पर पाया जाता है। तो हमने कहा बच्चों कि जो इसका ये शीर्ष भाग है, जहां पर एक्रोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? यहीं पर एक्रोसोम वाले रीजन में ही एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम, जिसका नाम है हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। क्या नाम है इसका? हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। ठीक है, क्योंकि जो शुक्राणु का ये अग्रभाग है, अग्रभाग ही यहीं पर होता है आपका हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। ठीक है, और जब ये अंडाशय के पास पहुंचेगा, ये आपका अंडाणु कोशिका है। कौन सी कोशिका है? अंडाणु कोशिका। जैसे अंडाणु कोशिका के पास पहुंचेगा और अपने एंजाइम के प्रभाव से ये जो अंडाणु कोशिका की वाल होती है, इसे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और कहां घुस जाती है? अंडाणु के अंदर। अंडाणु के अंदर घुस करके ये शुक्राणु उसके साथ निषेचन करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि हाइलुरोनाइडेज एंजाइम शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक्रोसोम रीजन। एक्रोसोम रीजन कहां है? शीर्ष भाग पर है। समझ में आया? तो लिखेंगे, हाँ, इसके अग्रभाग पर हाइलुरोनाइडेज एंजाइम पाया जाता है। हाइलुरोनाइडेज एंजाइम पाया जाता है। जो निषेचन के समय अंडाणु की लिखेंगे, अंडाणु की झिल्ली को नष्ट कर देता है। अंडाणु की झिल्ली को क्या कर देता है? क्या कर देता बच्चों? नष्ट कर देता है। बात समझ में आ गई ना कैसे नष्ट करेगा? सबको बात समझ में आया?
ठीक है। अगर ना समझ में आए तो बच्चों देखो, ये क्या है आपका, कुछ समय ये मान लेते क्या आपका शुक्राणु है। ये कौन सा भाग है, अग्रभाग है। इसे कौन सा रीजन कहते हैं, एक्रोसोम रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं, यहीं पर कौन सा एंजाइम है, हाइड्रोनाइडेज एंजाइम है। अब हमने कहा कि ये रोटेट करते हुए आगे पहुंचा और यहां पे क्या है आपका अंडकोशिका है या अंडाणु है, क्या है, ये करेगा क्या कि एंजाइम का स्रावित करके ये जो वाल है अंडाणु का, इसे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा और कहां एंट्री मार देगा, अंडाणु के अंदर। अब यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन की। तो समझ में आया। दूसरा रीजन कौन सा है, ग्रीवा रीजन है। तो हेडिंग कौन सा रीजन होगा, ग्रीवा रीजन। ए कौन है जी, अंदर चलो। आ रहे हैं सर, बिल्कुल जाओ लेकिन चिल्लाओ मत। चले आइए देखते हैं बच्चों, ग्रीवा रीजन, नेक रीजन इसे कहा जाता है। आपका गर्दन कहां है, आपके सर के ऊपर है ना। हाँ देखा, हाँ हाँ तो हम बोले हाँ, तो बोले हाँ। आपका गर्दन कहाँ है, सर के नीचे। अरे भाई साहब, अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो शुक्राणु को इंसान समझ लो। अरे इसका सर का रीजन हो गया, गर्दन का रीजन हो गया, मेन बॉडी हो गया, पूंछ हो गया, डिवाइड करके देख लो ना। तो हम बोले कहाँ गर्दन, तो बोले हम बोले सर के ऊपर, बोले हाँ सर के ऊपर। अरे गधो, दिमाग यहीं रखो। तो अगर आपसे कहा जाए कि ग्रीवा का रीजन का जो लोकेशन है, जो स्थिति है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो हेड रीजन के कहाँ है, नीचे है, बेलो द हेड रीजन। कहाँ है, बेलो द हेड रीजन, शीर्ष वाले भाग के नीचे, शीर्ष भाग के नीचे, पहली बात। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हमारी गर्दन, ये पूरा हमारा सर का भाग है। अगर इतना ले लिया जाए तो ये सर का भाग है। मान लें हमारी गर्दन कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। तो जो उसका पिंड वाला भाग था, जो अग्रपिंडक कहला रहा था, तो जो ग्रीवा का रीजन है, शीर्ष वाले भाग से क्या होगा, छोटा या बड़ा, छोटा होगा। तो लिख सकते हैं कि यह शीर्ष वाले भाग से कैसा होता है, शीर्ष भाग से छोटा होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि गर्दन के अंदर जो शुक्राणु का गर्दन है, जो नेक रीजन है, इसके अंदर दो तारक केंद्र होंगे। कितने तारक केंद्र होंगे, दो तारक केंद्र होंगे। एक अग्रस्थ होगा, दूसरा दूरस्थ होगा। कैसा होगा, एक आगे की तरफ होगा। अगर ये इसकी गर्दन की बात किया जाए, ये है इसकी, अगर मैं बात किया जाए इसकी गर्दन की बात, तो एक तारक केंद्र यहां है और दूसरा तारक केंद्र यहां है। तो एक आगे की तरफ है, दूसरा पीछे की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि तारक केंद्र में, सॉरी, आपके ग्रीवा वाले भाग में दो तारक केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, दो तारक केंद्र होते हैं। एक आगे की तरफ होता है जिसे अग्रस्थ कहा जाता है, एक पीछे की तरफ होता है जिसे दूरस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूरस्थ कहा जाता है। एक को प्रॉक्सिमल कहा जाता है, दूसरा को डिस्टल कहा जाता है। इसे अग्रस्थ को कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रोसोम, इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रोसोम, और इसे कहा जाता है डिस्टल सेंट्रोसोम। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में, आना चाहिए। ठीक है ना। है अब जो इसका डिजिटल वाला भाग, डिजिटल वाला भाग है,
जो इसका पश्चस्थ वाला भाग है, दूरस्थ वाला भाग है, यही आगे चल करके अगर हम बात करें, ये आपका छोटा सा शुक्राणु है और ये आपका शुक्राणु है, ये इसका अग्रस्थ वाला सेंट्रोसोम है और ये इसका पश्चात वाला सेंट्रोसोम है। पश्चात वाला सेंट्रोसोम ही आगे चल करके जो शुक्राणु का फिलामेंट वाला भाग है, जिसे पुतंतु कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुतंतु कहा जाता है। ये सेंट्रोसोम इसके पुतंतु का क्या करेगा? निर्माण करेगा। समझ में आया? क्या बताया कि अग्रस्थ वाला भाग तो आगे की तरफ है, पश्चात वाला भाग पीछे की तरफ है, जिसे डिस्टल सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम, डिस्टल सेंट्रोसोम ही आगे चल के जो गुणसूत्र का पूंछ वाला भाग है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, या उसी को कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या कहते हैं उसे? एक्सियल फिलामेंट या एक्सियल सूत्र के नाम से जाना जाता है। आप ये देखेंगे ये पूरा फिलामेंट है, इसमें ये जो रस्सी की तरफ भाग दिख रहा है ऐसे, यही भाग क्या करता है? जो पश्चस्थ वाला भाग है, जो आपका पीछे की तरफ है, जिसे डिस्टल सेंट्रोसोम कहते हैं, वो क्या करता है? बनाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें 2 सेंट्रोसोम होता है। हाँ लिखो, इसमें 2 सेंट्रोसोम होता है, जिसे अग्रस्थ और दूरस्थ कहते हैं। आगे को अग्रस्थ, पीछे को दूरस्थ, जिसे अग्रस्थ और दूरस्थ कहते हैं, जिसे अग्रस्थ और दूरस्थ कहते हैं। ठीक है, दूरस्थ कहते हैं। हो गया? दूरस्थ सेंट्रोसोम, दूरस्थ सेंट्रोसोम दिख रहा है ना जी? यहां पर दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना? ये जो दूरस्थ सेंट्रोसोम है, हमने कहा कि जो पूंछ में एक रस्सी जैसी है, ये पूंछ वाला भाग था, ऐसे यहां से एक रस्सी जैसी संरचना निकली है, इसे कहते हैं अक्षीय तंतु। क्या कहते हैं? हाँ, तो जो इसका पश्चस्थ वाला भाग है, दूरस्थ वाला भाग है, जो दूरस्थ सेंट्रोसोम है, वो किसको बनाता है? अक्षीय तंतु को क्या करता है? बनाता है। तो लिखेंगे, ठीक है, दूरस्थ सेंट्रोसोम, दूरस्थ सेंट्रोसोम, दूरस्थ, हाँ, दूरस्थ सेंट्रोसोम शुक्राणु के अक्षीय तंतु को बनाता है। शुक्राणु के अक्षीय तंतु को बनाता है। शुक्राणु को किसके बनाता है? अक्षीय तंतु को बनाता है। हो गया? यस। अगला कौन सा है? अगला कौन सा भाग है? हेडिंग डाल लो। अगला भाग है मध्य भाग। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, दिखा रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाओ।
जो मध्य भाग है ये हो गया इसका कौन सा रीजन? हेड रीजन। ये कौन सा भाग हो गया? नेक रीजन। ये कौन सा भाग हो गया? मिडल रीजन। कौन सा रीजन? कौन सा भाग? मध्य भाग। ठीक है। तो अगर हम कहें कि जो मध्य भाग है, यहां पे दिख रहा ना, दिख रहा ना आप सभी को? ये जो मध्य भाग है, मध्य भाग ग्रीवा भाग के नीचे है। कहां है? मध्य भाग कहां है? ग्रीवा वाले भाग के, ये आपका मध्य भाग है। तो कहां है इसका स्थिति? क्या लोकेशन क्या है? ग्रीवा वाले भाग के नीचे है। ठीक है। देखिए इसमें आपको बहुत कुछ नहीं जानना है क्योंकि ये इसका मध्य भाग है। तो आपने देखा था कि इसके नेक रीजन में दो सेंट्रोसोम थे, एक अग्रस्थ सेंट्रोसोम, दूसरा पश्चस्थ सेंट्रोसोम। ये है आपका इसका कौन सा रीजन? पूंछ का रीजन। कौन सा रीजन? ठीक है। ये एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हैं? ऐसे। ठीक है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है। इसी क्रम में क्या हुए हैं? ये सब जुड़े हुए हैं। तो लिखेंगे यह भाग ग्रीवा वाले भाग के निचले हिस्से में होता है। यह भाग ग्रीवा वाले भाग के निचले हिस्से में होता है। ठीक है। देखेंगे देखेंगे इस भाग में 9+2 की भांति 9+2 की भांति अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं। अनेक नलिकाएं पाई जाती है। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसमें। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। जिसमें अनेकों की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
जो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए इस भाग को शुक्राणु का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। आपसे पूछेगा कि शुक्राणु का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किस रीजन को कहते हैं? मिडल रीजन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें अनेकों की संख्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो किस रूप में ऊर्जा उत्पादन करता है? एटीपी के रूप में क्या करता है? ऊर्जा उत्पादन करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है, क्या कौन सा रीजन बचा है? अगला रीजन बचा है पूंछ का रीजन। तो हेडिंग होगा आपका पूंछ रीजन, टेल रीजन। टेल रीजन क्या मैं कह सकता हूं कि पूंछ रीजन शुक्राणु का अंतिम भाग है? कह सकता हूं? पूंछ रीजन कौन सा भाग है? अंतिम भाग है। देखने में कैसा लग रहा है? कैसा है? चौक नहीं, अब भाई लंबा है कि मोटा है? ये देखना में कैसा लग रहा है? लंबा लग रहा है। औरों की तुलना में कैसा है? लंबा है। कैसा है? औरों की तुलना में लंबा है। ठीक है, तो लिखेंगे यह शुक्राणु का अंतिम भाग है। जो लंबा होता है, जो लंबा होता है और पश्चस्थ सेंट्रोसोम और पश्चस्थ सेंट्रोसोम इसी भाग में अक्षीय तंतु, जिसे कहा जाता है एक्सियल फिलामेंट, का निर्माण करता है। निर्माण करता है। यह भाग शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए, यह भाग शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान करता है। यह भाग शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान करता है। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कि जो एक्सियल फिलामेंट होता है, ये आपका पश्चस्थ सेंट्रोसोम है। पश्चस्थ सेंट्रोसोम इसमें एक्सियल फिलामेंट को बनाता है और ये भाग क्या करता है? ये जो अग्र वाला भाग है, हेड रीजन है, इस वाले भाग को क्या करता है? अगर हम इसको एक अग्र रीजन समझ ले और इसको टेल वाला रीजन समझ ले, टेल वाला रीजन कैसा? पूंछ है, तो पूंछ जितना तेजी के साथ रोटेट करेगा, गुणसूत्र उतना ही कहां भागेगा? आगे की तरफ भागेगा। अगर इसकी गति एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगी तो गुणसूत्र पीछे की तरफ भागेगी, और इसकी दिशा क्लॉकवाइज अगर में होगी तो कहां भागेगी? आगे की तरफ। आपको पता है कि जब स्खलन के समय
जब वीर्य का स्खलन होता है उस समय लगभग 40 करोड़ की संख्या में, कम ही बता रहा हूं, 40 करोड़ की संख्या में गुणसूत्र निकलते हैं और 40 करोड़ की संख्या में शुक्राणु निकलते हैं। अब उसमें से जरूरी नहीं कि 40 करोड़ शुक्राणु पहुंच जाए अंडाणु के पास। अब 40 करोड़ अगर शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचेंगे तो मनुष्य में 40 करोड़ बच्चा पैदा होगा। तब तो महिला मतलब वही मनुष्य, महिला मनुष्य में 40 करोड़ बच्चा पैदा होगा। कहां जाएंगे सब? अब एक एक बचवा, एक एक औरत अगर 40 करोड़ बच्चा पैदा करेगा तब क्या हालत होगा? और एक बार में दादा हो दादा 2-3 बार होइए तो पता नहीं। एक देश, तब तो हर साल एक देश बनाइए एक दुनिया जो है। अब समस्या इस बात की है कि उस 40 करोड़ में, 40 करोड़ शुक्राणु में सभी शुक्राणु एक्टिव नहीं होते हैं। जाते जाते मात्र एक शुक्राणु क्या कर पाता है? निषेचन कर पाता है, और वही शुक्राणु फाइनली क्या करता है? संतान को जन्म देता है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? तो इस तरीके से आपका क्या खत्म हुआ? शुक्राणु खत्म हुआ। ठीक है, तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 5 मिनट में रिवीजन करेंगे, तो पूरी कंसंट्रेट्स के साथ आप लोग रिवीजन कर लेंगे एक बार। शुक्राणु की संरचना में आपने क्या पढ़ा? शुक्राणु की संरचना में सबसे पहले आपने पढ़ा कि ये कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। और कैसे होते हैं? धागे नुमा होते हैं। और कैसा होता है? पतला होता है। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक होता है, फिलामेंटस होता है, और कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है। इसके कितने भाग आपने पढ़ा? आपने 4 भाग पढ़ा। हेड रीजन, शीर्ष भाग, नेक रीजन, ग्रीवा भाग, मिडल भाग, मध्य भाग, और कौन सा भाग? टेल वाला रीजन, पूंछ वाला भाग। आपने शीर्ष भाग में क्या पढ़ा? आपने शीर्ष भाग में पढ़ा कि ये जो होता है शुक्राणु का सबसे आगे वाला भाग है। और क्या होता है? इसमें एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? अग्र पिंडक कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। इसी वाले भाग में, शीर्ष वाले भाग में अर्थात एक्रोसोम वाले भाग में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइलुरोनाइडेज एंजाइम पाया जाता है, जिसका काम क्या है? निषेचन के समय, किस समय? निषेचन के समय जो अंडाणु की झिल्ली होती है उसे क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है। आ गया समझ में? ये किसका काम हो गया? नेक वाले रीजन में आपने पढ़ा कि ये शीर्ष वाले भाग के कहां होता है? शीर्ष भाग के नीचे होता है। इसमें 2 तारक केंद्रक होते हैं। एक अग्रस्थ होता है जिसे प्रॉक्सिमल कहा जाता है, और दूसरा क्या होता है? पश्चस्थ होता है जिसे कहा जाता है? डिस्टल कहा जाता है। डिस्टल वाला भाग क्या करता है? आपके अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। किसका? अक्षीय तंतु, जिसे कहा जाता है एक्सियल फिलामेंट। क्या कहा जाता है? एक्सियल फिलामेंट अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। ये आपका अक्षीय तंतु है। अगर हम दिखाएं आपको, ये आपका गुणसूत्र है, और ये आपके गुणसूत्र का हेड वाला रीजन है, ये आपका नेक वाला रीजन, ये हेड वाला रीजन है। एक तारक केंद्र, दूसरा तारक केंद्र, ये वाला जो भाग है क्या है? अक्षीय तंतु है। क्या है? अक्षीय तंतु। तीसरा कौन सा भाग बचा आपका? मिडल वाला भाग बचा। तो ये जो मिडल वाला भाग है, मध्य भाग जिसे कहा जाता है, मध्य भाग में आप देखेंगे मध्य भाग कैसा होता है? ग्रीवा के नीचे होता है पहला भाग, ग्रीवा के नीचे। दूसरा क्या होगा? अच्छा पॉइंट बोलो बोलो। 9+2 की गति पाई जाती है। इसमें 9+2 की में क्या पाई जाती है? पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं।
इन नलिकाओं में क्या होता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। किसका पावर हाउस? शुक्राणु का। किसका? शुक्राणु का क्या कहा जाता है? पावर हाउस का। सेल का पावर हाउस नहीं, शुक्राणु का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। अब ये पावर कहां जाएगा? पावर जाएगा टेल के पास। किसके पास जाएगा? तो अगला टॉपिक क्या होगा? टेल वाला भाग। टेल वाले भाग में आप देखेंगे जो आपका डिस्टल, जिसे कहा जाता है पश्च सेंट्रोसोम। पश्च सेंट्रोसोम इस तरीके से धागेनुमा संरचना को बनाया है। इसको बनाया है। ये क्या काम करता है? ये शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए, शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान करता है। क्या करता है? और ऊर्जा का प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? किस भाग में? मध्य वाले भाग में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा रिवीजन। तो आप इसे घर जाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे YouTube के सभी साथी और मेरे परिवारगण, आप अपनी संख्या को बढ़ाएं और आप अपने जब पढ़ते वक्त आप अपने साथ कॉपी, पेन इत्यादि लेकर बैठे और जितने भी पॉइंट्स मैंने राइट डाउन कराया हूँ आप उसे नोट कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्लास आप लोगों को मिलता रहेगा। पिछला क्लास आप जाकर के प्ले स्टोर से देख सकते हैं। और एक छोटा सा रिवीजन है, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट करेंगे। और हमारे चैनल को भाई परिवार है, तो परिवार, चैनल वाला परिवार तो हमारा बढ़ना चाहिए। तो आपको इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं बायो वाला जेपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बंद कर दो।